नमस्कार, यह है सत्ता का संग्राम और मैं हूं अरविंद तिवारी। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज शाम 6 बजे मतपेटियों में बंद हो गया। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 10 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन आज हुए मतदान में जिस अपूर्व उत्साह के साथ जनता की भागीदारी रही वह लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। कोविड संक्रमण के इस दौर में यह माना जा रहा था कि बहुत कम मतदान होगा, जनता मतदान के लिए बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन यह तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। यह लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है। चुनाव आयोग ने आज शाम अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 66.73% मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्रतिशत में कुछ बदलाव आ सकता है, जैसा हमारा पुराना अनुभव रहा है। इस चुनाव में डीजियाना न्यूज की टीम ने मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। मालवा निमाड़ के 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी हमारी टीम गई थी। मेरे साथ मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने सांवेर और हाटपिपला विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। अभिषेक, मतदान समाप्त हो चुका है और सांवेर और हाटपिपलिया दोनों जगह जो अभी तक हमारे पास प्रारंभिक संकेत आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि मतदान का यह प्रतिशत अभी रात 10 बजे तक थोड़ा आंशिक बदलाव इसमें हो सकता है, लेकिन अभी सांवेर में 78% और हाटपिपलिया में 80 से 81% मतदान की सूचना है। दोनों जगह पिछले चुनाव की तुलना में सांवेर में 4% और हाटपिपलिया में लगभग 5% बढ़ोतरी हुई है मतदान के प्रतिशत में। क्या मानते हैं अभिषेक आप, मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत, जनता की अपूर्व भागीदारी और आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए तमाम स्थितियों को जोड़कर क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सियासी संघर्ष के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा है और उसके पीछे का कारण यह रहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और आज के दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। खासतौर पर कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स थी जिस पर सभी की निगाहें थी और उन्हीं सीटों पर हम देखें तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा आया है और ये दोनों ऐसी सीटें हैं जिसकी बारे में आपने बात की, सांवेर और हाटपिपलिया। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी मैदान में उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है, यानी राजनीति को बखूबी समझते हैं। पहले हम सांवेर की बात कर लेते हैं तो प्रेमचंद गुड्डू जी जो कि कांग्रेस के खाटी लीडर माने जाते हैं और उसके साथ साथ चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए उन्हें पहचाना जाता है, यानी एक अपना नेटवर्क है, एक अपनी टीम है जिसके आधार पर वो सक्षम है कि लोगों को घर से बाहर निकालकर मतदान के लिए प्रेरित कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू का अपना जो नेटवर्क है उसी के बूते पर, कांग्रेस तो उनके साथ थी लेकिन अपना जो नेटवर्क है उसी के बूते पर वो चुनाव को इस स्थिति में संघर्षपूर्ण मुकाबले में लाकर खड़ा करने में कामयाब हुए। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और बात हम दूसरी तरफ तुलसी सिलावट की करें तो कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास सिपा सालार हैं और कांग्रेस की नजर में वो तब से आ गए थे जब सरकार गिराने में सभी विधायकों को एकजुट करने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गद्दारी बनाम खुददारी का मुद्दा उछाला गया उसके आधार पर अधिक से अधिक मतदाता सांवेर के बाहर आए। 2,70,000 मतदाता यहां पर थे और हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो तकरीबन 80% तक जा सकते हैं। तो अब यहां पर राजनीतिक पंडित थोड़े इसलिए भी उलझे हुए हैं क्योंकि ज्यादा मतदान को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ मान रही है कि संगठन के बल पर हम मतदाताओं को बाहर निकालकर वोट डालने के लिए प्रेरित कर सके, जबकि कांग्रेस ये मान रही है कि कहीं ना कहीं गद्दारी बनाम खुददारी का जो मुद्दा था ये आक्रोश का वोट है। तो ये दोनों ही फैक्टर किस तरीके से काम करते हैं इसका फैसला तो 10 तारीख को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सांवेर में जिस अंदाज में चुनाव हुआ है वो निश्चित तौर पर इतिहास में यादगार और अमिट एक तरह के परिणाम हम सभी के सामने लेकर आएगा। सर, मैं अभिषेक यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि सांवेर का जो पिछला चुनाव था ना, जिसमें तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर आमने सामने थे, उसमें भी महज 3,000 वोट के आसपास वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था। तुलसी सिलावट जो है बहुत कम अंतर से वहां का चुनाव जीते थे। और सांवेर को लेकर एक बात और बताना चाहूंगा कि सांवेर में अधिकांश मौकों पर, मैंने सांवेर के चुनावी इतिहास की 1962 से लेकर आज तक स्टडी की है और सांवेर में अधिकांश मौकों पर सांवेर के बाहर के उम्मीदवारों ने, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सांवेर को लेकर कि सांवेर में अधिकांश मौकों पर बाहर के उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है। लेकिन बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश में नंबर 1 तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए और
उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, इसलिए शिवराज सिंह, जितना इंपॉर्टेंट यहाँ का इलेक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए था उतना ही शिवराज सिंह चौहान के लिए था। और कमलनाथ के लिए भी इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि कमलनाथ यहां से किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। तुलसी सिलावट खुद कह चुके हैं, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस तो चाहती है कि मध्य प्रदेश में हम सभी सीट, भले सभी सीटों पर हमको वो हो, लेकिन तुलसी सिलावट हर हालत में हारना चाहिए, बात तुलसी सिलावट खुद कह चुके हैं। अब बात अपन करते हैं हाटपिपलिया पे। हाटपिपलिया को लेकर जो समीकरण अभी सामने आ रहा है कि हाटपिपलिया में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 5% मतदान ज्यादा हुआ है और बड़ा कश्मकश का मुकाबला था। और मनोज चौधरी और राजवीर सिंह ने चुनावी बाजी को अपने पक्ष में रखने के लिए वहां भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। देखिए, ये दोनों सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस के बागी विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए उन्होंने अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी का ये परिणाम है कि संगठन में बीजेपी के बड़े ही घुले मिले हुए दिखाई दिए। बात हम मनोज चौधरी की करें तो प्रचार के अंतिम क्षणों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर सक्रिय दिखाई दे, आखिरी दिन से ठीक इन मौके पर हमने देखा कि बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय पूरे समय वहां पर सक्रिय दिखाई दे रोड शो के। और दूसरी तरफ राजवीर सिंह बघेल की बात करें तो उनका राजनीतिक घराना वहां पर अंतिम दौर में शिवराज सिंह चौहान भी हाटपिपलिया पहुंचे थे, तो वो समझा जा सकता है कि ये सीटें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यही वजह है कि बीजेपी का संगठन कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि ज्यादा मतदान उनके जो पूरी टीम है जिस तरीके से काम किया है, ग्राउंड पर वर्क किया है, ये उसका नतीजा। और राजवीर सिंह बघेल की हम बात करें तो एक, जैसा मैं बता रहा था कि राजनीतिक घराना है, राजेंद्र सिंह बघेल वहां के दिग्गज और दबंग नेता माने जाते हैं। 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार विधायक रहे, तो वहां की भी एक अपनी परिपाटी है। हालांकि सड़क वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि खासतौर पर नेवरी फाटा से लेकर हाटपिपलिया तक जाती है। वो सड़क जो है इस चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। हालांकि जब मनोज चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद सबसे पहला काम यही किया कि वहां पर सड़क बनाने का काम शुरू किया, जिसका असर भी वहां पर देखने को मिला। लेकिन वहां पर भी हम देखें कि 2 दिग्गज लड़ रहे हैं और परिणाम के तौर पर क्या कुछ सामने आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो यहाँ पर भी इस सीट पर अधिक मतदान हुआ है, इसमें दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो ताकत दिखाई है ये उसी का परिणाम है। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को आखिर नतीजे किस तरीके से हमारे सामने आते हैं। अभिषेक, हाटपिपलिया को लेकर भी 2-3 बड़ी रोचक चीजें हैं। मनोज चौधरी 2018 में पहली बार विधायक बने, कांग्रेस से विधायक थे, और सज्जन सिंह वर्मा सोनकत से विधायक थे और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री थे। लेकिन मनोज चौधरी की पीड़ा यह रही कि मैं कांग्रेस का विधायक होते हुए और मेरे ही जिले का एक नेता कांग्रेस का विधायक और लोक निर्माण मंत्री होते हुए मैं अपने विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों को ठीक नहीं करा पा। मनोज चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का एक बड़ा कारण यह भी मैं आपको बताऊं कि उनके मन में बड़ी पीड़ा थी कि मैं कांग्रेस का विधायक और मेरे ही क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मेरी सरकार मेरी नहीं सुन रही। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि कांग्रेस की देवास जिले की राजनीति में सज्जन सिंह वर्मा और राजेंद्र सिंह बघेल एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं, एक दूसरे की उम्मीदवारी की हमेशा खिलाफत करते हैं। जब सज्जन सिंह वर्मा सोनकत से चुनाव लड़ते हैं तो उनको हमेशा अंदेशा रहता है कि राजेंद्र सिंह बघेल सेबोटेज करेंगे, और राजेंद्र सिंह बघेल जब हाटपिपलिया से चुनाव लड़ते थे तो उनको हमेशा अंदेशा रहता है कि उनके खिलाफ सज्जन वर्मा एक न एक व्यक्ति को बागी उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। 2013 में राजेंद्र सिंह बघेल 250 वोट से चुनाव हारे थे, और वो क्यों हारे थे? क्योंकि एक बागी कांग्रेस के नारायण चौधरी, मनोज चौधरी के पिताजी खड़े हो गए। तो मतलब ये हाटपिपलिया को लेकर अभी तो कश्मकश है ही, लेकिन हाटपिपलिया को लेकर बड़ा मतलब ये 2 फैक्ट बहुत रोचक है। तीसरा ये कि आपको और हमको सबको मालूम है कि दीपक जोशी, जब ये सारा हो गया था मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर दल बदल हो गया था और तय था कि 6 महीने बाद चुनाव होना, तो दीपक जोशी जो यहां से 2 बार विधायक रहे, कैलाश जोशी के बेटे, उन्होंने बड़े बगावती तेवर अपना लिए थे। और दीपक जोशी के बगावती तेवर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पशोपेश में डाल रखा था। और इस बात की बहुत दीपक जोशी से कांग्रेस के नेताओं ने अप्रोच भी किया। ये जो दीपक जोशी ने सार्वजनिक तौर पर भोपाल में स्वीकार किया दीपक जोशी ने कि मुझसे कांग्रेस के नेता लगातार अप्रोच कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। और बताइए, दीपक जोशी का मैं राजनीतिक परिवार से होने के कारण उनके का मैं बड़प्पन भी मानूंगा कि जब उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, तो दीपक जोशी अपने समर्थकों को लेकर भोपाल गए और भोपाल में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने पार्टी के साथ ठीक नहीं किया, मैंने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान बड़े भाई के नाते मुझे माफ करेंगे। ये आजकल राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता जो 3 बार का विधायक हो, मंत्री रहा हो, वो अपनी उपेक्षा से पहले नाराज हो जाए और उसके बाद उसे लगे कि मैं पार्टी के साथ अपनी न्याय नहीं कर पा रहा हूं तो सार्वजनिक तौर पर
इस बात को स्वीकार है। तो हाटपिपलिया का जो समीकरण है वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 नवंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में पूरे चुनावी दौर में जो स्थितियां रही और जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने बड़े नेताओं को वहां मैदान में उतारा, उससे लगता है कि हाटपिपलिया भी मतलब एक हॉट सीट ही मानी जाना चाहिए। सांवेर, बदनावर और सुवासरा तो हॉट सीट थी सत्तारूढ़ दल के लिए, लेकिन हाटपिपलिया को भी हम इससे अलग नहीं कर सकते। अभिषेक के साथ मैंने सांवेर और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरण और मतदान का जो बढ़ा हुआ प्रतिशत आया है उस पर विस्तार से चर्चा की, और इस मतदान के बढ़े हुए प्रतिशत ने निश्चित तौर पर हम सबको चौंका रखा है, क्योंकि कहां मतलब 4% कहां यह माना जा रहा था कि कोविड के इस दौर में मतदान का प्रतिशत कम जाएगा, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में 4% और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 5% मतदान का परसेंटेज बढ़ना, मतलब वो भी कम चौंकाने वाला नहीं, और मतलब तमाम समीकरण इससे गड़बड़ नजर होते आ रहे हैं। हमारे साथ अब यहाँ आशीष जोशी, और इस विधानसभा चुनाव में आशीष ने बदनावर, सुवासरा, आगर, मानदाता और नेपानगर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। ये सारे चुनाव क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को अपने समीकरण गड़बड़ाते दिखे तो मालवा निमाड़ पर पिछले 15 दिन में सबसे ज्यादा फोकस किया गया। मालवा निमाड़ के एक एक विधानसभा क्षेत्र पर मुख्यमंत्री ने 2-2, 3-3 सभाएं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, वीडी शर्मा पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय, जिन पे मालवा निमाड़ की 7 सीटों का दारोमदार था, उन्होंने इन क्षेत्रों में जाकर पार्टी का पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। बदनावर और सुवासरा तो वैसे ही हॉट सीट है, क्योंकि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 सदस्य राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन बदनावर से उम्मीदवार है और हरदीप सिंह डंग सुवासरा से मैदान में। क्या हम बात शुरू करते हैं बदनावर से? अभिषेक, आशीष, बदनावर से हम बात शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको, बदनावर में भी जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, 2% के आसपास मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, और आगे जाकर मुझे ये लगता है कि ये और भी बढ़ सकता है, क्योंकि फाइनल जो कैलकुलेशन है वो रात 10-11 बजे तक अंतिम रूप देखते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इंदौर का हमारा अनुभव रहा कि यहाँ पे 2 से 3-4% बदलाव आया और सुबह तक आता रहा। तो क्या मानते हैं आप बदनावर को लेकर, क्योंकि बदनावर में कमल सिंह के मैदान में आकर चुनावी समीकरण जो है वो एक अलग रंग लेने लगे थे? बिल्कुल दादा, आपने अरविंद जी सही कहा आपने कि जो मतदान का प्रतिशत है वो तो फाइनल हमें लेट नाइट ही मिल पाएगा, क्योंकि बड़ी दूर दूर से मतदान दल है और बड़ी विधानसभाएं जो है बड़ी विस्तृत है। देखने में ये भी आ रही है कि जितनी विधानसभाओं में मैं गया था अरविंद जी, सारी ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करती है। बदनावर विधानसभा की हम बात करें तो बहुत बड़ी विधानसभाएं कहलाती है। धार जिले की सबसे बड़ी तहसील बदनावर तहसील कहलाती है, और मेरी जिन विधानसभा है, बिल्कुल पाटीदार, हर तरह का वोट बैंक वहाँ पर है, हर तरह का वर्ग वहाँ पर है। जैसा कि बात चल रही थी दादा, इस बार कैंपेन में वहाँ पर भी गद्दारी और जो वादा खिलाफी की जो बात थी बहुत खूब चली कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है। लेकिन आपको याद होगा दादा कि जब राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीते थे और जो 42,000 की लीड उन्होंने अपने छोटी मोटी लीड नहीं, 42,000 की लीड थी, और तब वहां पर यह कहा गया था कि यदि बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जीतेंगे तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जब ही विजयी जुलूस निकालेंगे जब बदनावर की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार में होगी, प्रदेश के मंत्रिमंडल में होगी, क्योंकि विकास की बहुत बड़ी वहां पर आवश्यकताएं थी। आपको याद होगा तभी से उमंग सिंगार और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव वो 2 पहले लोग थे जिन्होंने कमलनाथ की खिलाफत की थी या असंतुष्ट का रवैया अपनाया गया था। निश्चित तौर पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। जो कमल पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार है, एन मूवमेंट पे टिकट बदला जाता है, पहले अभिषेक सिंह बना, टिंकू को टिकट दिया जाता है, बाद में कमल सिंह पटेल को दिया गया। ऐसा कहा जाता है आशीष की कमल सिंह बड़े मैदानी पकड़ वाले नेता, बिल्कुल राज्यवर्धन सिंह, प्रेम सिंह दत्तीगांव चुनाव लड़े हुए, राज्यवर्धन सिंह चुनाव लड़े, सारी मैदानी जमावट कमल सिंह की थी। तो ये बात हमने उनसे जब पूछी कि यह बड़े दाता हुकम के चुनाव संचालक वो रह चुके हैं, तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव बड़े कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से बोलते नजर आए कि वो खुद चुनाव लड़ चुके हैं सरपंच का, कमल सिंह पटेल, उसमें वो विजयश्री हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि ये चुनाव मुझे लगता है अरविंद जी की जो हमने देखा है, ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था जनता का और उम्मीदवार के बीच का। तो बदनावर के अंदर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव बहुत अच्छी पोजीशन में हमको नजर आए हैं,
कमल सिंह जी का नेटवर्क जरूर अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रभाव उनके नेटवर्क में भी नजर आया कि जो कार्यकर्ता है वही कार्यकर्ता है। एक गांव में जब हम ग्राम मुल्तान में गए तो वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो अब कमल के फूल के साथ हो गए थे, इन्हें दत्ती गांव के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के कार्यकर्ता, उन्होंने कमल पटेल का बड़ा स्वागत किया। तो मैंने उनसे पूछा, बोले हमारे कमल दादा हमारे पुराने मार्गदर्शक रहे हैं। तो वाकई चौंकाने वाले परिणाम आपको वहां मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहां देखी, जिस तरह का माहौल वहां था, तो वहां पर जो फैक्टर काम किया गया है वो बदनावर के साथ जो धोखा कांग्रेस की सरकार ने किया, जो वादा खिलाफी कांग्रेस की सरकार ने की है। जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, तो आपको याद होगा कि पिपलिया मंडी की सभा में राहुल गांधी ने गिनती गिनाई थी, 1 2 3 4 5 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ। ये माना जाए कि बदनावर में जो मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत है, 2% बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जो समीकरण आप बता रहे हो, जिस तरह से क्या रहता है कि एक क्षेत्र के लोगों में जब ये भाव आ जाए कि कांग्रेस ने 15 महीने सरकार में रहते हुए हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की, और वो एक बड़ा मुद्दा वहां ये भी है। राज्यवर्धन सिंह के पास टिकाऊ बनाम बिकाऊ का जो मुद्दा कांग्रेस ने छेड़ा है, उसके काउंटर में राज्यवर्धन सिंह के पास एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि मेरी उपेक्षा हुई, मेरे क्षेत्र की उपेक्षा हुई, और मेरे क्षेत्र की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया। राज्यवर्धन की पिछले चुनाव में जीत आशीष जी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि एक भाजपा का उम्मीदवार बागी खड़ा हो गया था, भाजपा का नेता राजेश अग्रवाल, और वो 30,000 से ज्यादा वोट ले गया। इसके बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार का 42,000 वोट से जीतना मायने रखता है। तो राज्यवर्धन सिंह जो ये टिकाऊ बनाम बिकाऊ का मुद्दा है, गद्दारी वफादारी का मुद्दा, उसको तो इससे मुझे लगता है काउंटर करने में सफल रहे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरी जिस तरह से उपेक्षा हुई, मेरे क्षेत्र में जिस तरह से विकास को अनदेखा किया, उसके चलते मेरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो रास्ता अख्तियार किया, उसका साथ देना जरूरी था। बात करते हैं आशीष हम सुवासरा की। यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हरदीप सिंह डंग मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, और यहां भी मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। यहां चौंकाने वाली बात यह भी है कि हरदीप पिछला चुनाव महज 350 वोटों से जीते थे, और मतदान का प्रतिशत यहाँ 3% के आसपास बढ़ा है। क्या कहना है आपका सुवासरा को लेकर? आपका क्या कहना है, क्या आकलन है आपका? दरा सुवासरा विधानसभा की जहाँ तक हम बात करते हैं अरविंद जी, तो हरदीप सिंह डंग में मैंने जो उनको वहाँ पर देखा है, जो लोगों से हमने जानकारी जुटाई, उनके बारे में जो कुछ लिखा पढ़ा सुना देखा, उससे तो एक ही चीज समझ में आती कि हरदीप सिंह डंग वहाँ पर फिलहाल वन मैन आर्मी है। सरपंच वो रहे, नगर परिषद के वो अध्यक्ष है, और कई विकास उन्होंने के काम वहाँ पर किए, और वो अपने आप को सुवासरा का बेटा मानते हैं। और अभी तक उस विधानसभा की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। हरदीप सिंह डंग वो है जो 2 बार वहां पर इस सीट को लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छीन कर वो निकाल कर लेके आए हैं। 2 बड़े मुद्दे वहां पर दादा, ये खुद हरदीप सिंह डंग ने कहा कि 15 महीने की जब सरकार थी, वो कमलनाथ से कई बार गए कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है, हमेशा उपेक्षा की बात वहां पर आई है। बिकाऊ बनाम टिकाऊ, चूंकि इस पूरे कैंपेन में जो 33 दिन तक चला था, 25 सीट ऐसी थी अरविंद जी जहां पर बिकाऊ और टिकाऊ को जचाने की कोशिश की गई। खैर ये राजनीतिक एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन सुवासरा में कि जो बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मुद्दा, मैं भी मध्य प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, बिकाऊ बनाम टिकाऊ का जो मुद्दा है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों के अलावा कहीं बहुत असरकारक नहीं रहा। दूसरा, मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूं, कमलनाथ ने कांग्रेस के टिकट बहुत सोच समझ कर बांटे, लेकिन कुछ स्थानों पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उनसे टिकट बांटने में गलती हुई है। उनमें से एक सीट सुवासरा भी है। यहां अगर राकेश पाटीदार के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता तो स्थितियां कुछ और होती। राकेश पाटीदार के चुनाव के दौर की जो गलतियां हैं, उसका भी हरदीप सिंह डंग को मुझे लगता है आपने कहा भी अरविंद जी, मैंने देखा आपका एक शो में आपने कहा था ओम सिंह भाटी उम्मीदवार होते थे, कांटे की टक्कर वहां पर उम्मीदवार होते थे, क्योंकि पोरवाल समाज के बहुत 28,000 वोट, राजपूत समाज के बहुत वोट। आप अंदाज लगा लीजिए कि 98 में जब महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को जावरा से चुनाव लड़ाया गया, तो जावरा के भारत सिंह को पार्टी ने भेज दिया सीतामऊ। उस समय सीतामऊ सुवासरा क्षेत्र हुआ करता था, अभी सुवासरा हो गया, सीतामऊ भेज दिया उस समय। तो सीतामऊ से जावरा के भारत सिंह चुनाव जीत गए, क्योंकि राजपूत वोटों का समीकरण वहां बहुत मजबूत था। तो मुझे लगता है कि यहाँ मतदान का जो परसेंटेज बढ़ा, और जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आपने की थी, ग्राउंड लेवल का आपका जो आकलन है, मुझे लगता है कि यहाँ जो है हम इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस की गलतियों, कांग्रेस उम्मीदवार की कमजोरियों, और जिस तरीके से हरदीप सिंह डंग का जनता से मैदानी संपर्क है, एक सरपंच के स्तर से उन्होंने अपनी पारी शुरू की और विधायक बने। ये भी आपका कहना सही है कि सुवासरा पहले सीतामऊ जब सुवासरा ये सुरक्षित क्षेत्र था,
पहले, तब यहाँ से चंपालाल आर्य, जगदीश देवड़ा तीन बार चुनाव जीते। तो ये लगातार मतलब यहाँ से चुनाव जो है वो हमेशा जनसंघ के जमाने से हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो मतलब ये सीट जो है कांग्रेस विरोधी मानसिकता की बिल्कुल सीट रही है। आशीष, हम बात करते हैं मानधाता सीट की, और इस सीट पे भी हमने देखा है कि पिछला चुनावी इतिहास देखें तो राजनीतिक समीकरण हमेशा गड्ढमड होते रहे। यहाँ पर मतलब ज्यादातर मौकों पर भले ही जनता पार्टी और भाजपा को मौका मिला हो, लेकिन राजनारायण सिंह पुरनी ने यहाँ पर 2 बार इस किले में सेंध लगाई थी। उत्तम पाल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे यहाँ से, और नारायण पटेल से उनका मुकाबला हो रहा है। नारायण पटेल पिछला चुनाव 1236 वोट से जीते थे, और कोई बहुत स्टैंडिंग वाले लीडर नहीं है नारायण पटेल को। तो एक तो रहता ना कि किसी उम्मीदवार की बहुत पॉलिटिकल हाइट हो, जैसे तुलसी सिलावट, उनको उनकी पॉलिटिकल हाइट का फायदा मिल रहा है दल बदल के बावजूद, लेकिन नारायण पटेल को इतने बड़े लीडर नहीं है कि उनको उनकी पॉलिटिकल हाइट का फायदा। तो क्या ये सारा जो समीकरण है, जो मतदान का प्रतिशत भी जो सामने आ रहा है, मुझे लगता है करीब 1.5-2% मतदान वहां ज्यादा हुआ है, और थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ सकता है। अरविंद जी, तो जब क्या इस बड़े हुए आंशिक बढ़े हुए प्रतिशत के बाद आपका क्या आकलन है? मानदाता का जब हम दौरा किया हमने, तो हमने एक चीज देखी वहां पर कि मानदाता के जब लोगों से हमने बात की, वहां पर कई तरह की चीजें नाभिकों की, क्योंकि मानदाता ये निमाड़खेड़ी विधानसभा किसी जमाने में हुआ करती थी। बाद में जो वहां के राजा थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसको मानदाता नाम दिलवाया। ओमकारेश्वर जो तीर्थ नगरी है वो मानदाता विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है, और काफी प्रसिद्ध। सालों पहले वहां पर रघुराज सिंह मूंछों पे ताव देते हुए 2008 से जब उत्तम पाल सिंह पुरनी के पिताश्री जब राजनारायण सिंह 2008 में जब चुनाव हारे थे, उसके बाद से लगातार उत्तम पाल सिंह को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें एक अवसर देगी। 2008 से लगाकर 2020 तक वहां के लोगों ने ये बताया कि उत्तम पाल ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए, वो लगातार लोगों से मिलते रहे, कई तरह की यात्राएं निकालते रहे, कई तरह की जो भी उनके द्वार गया, चूंकि एक राजघराने से बिलोंग करते हैं, पूर्णी राज से परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। युवा है, नारायण पटेल को हमने देखा चुनावी कैंपेन के दौरान ही कि उनका जो एक एटीट्यूड है, वहां भी जातिगत समीकरण दादा बहुत मायने रखते हैं। दूसरी बात यह कि निर्दलीय के रूप में राज परिवार से, जो मानदाता परिवार से भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को है। भले वो 500 वोट भी अगर कम होते हैं तो वो नुकसान आदिवासी जो वोट का नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को है। बड़ी व्यापक विधानसभा है, लेकिन जिस तरह से उत्तम पाल सिंह वादा कर रहे हैं लोगों के लिए, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि 15 महीने का जो कार्यकाल रहा उस दौरान उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं, चाहे वो नाविकों के पट्टों की बात हो, पंडे पुजारियों के, सीएस के अंदर कई मंदिरों का अधिग्रहण हो गया, तो पंडे पुजारियों की एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर नजर आती है। तो मामला जो मन देखने में आता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में, उत्तम पाल के पक्ष में नजर आता है। मिला के पता ये माने कि उत्तम पाल की अपने पिता के 2008 में चुनाव हारने के बाद भी जो राजनारायण सिंह की सक्रियता रही, और बाद में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उत्तम पाल की जो खुद की सक्रियता रही, उसका फायदा मिलेगा। 2 और विधानसभा क्षेत्रों पर आशीष हमें भी बात करना है जी। नेपानगर की हम पहले बात कर लेते हैं। नेपानगर में क्या स्थितियां है? नेपानगर में भी 2-3% बढ़ रहा है मतदान का प्रतिशत, और यहाँ पिछले चुनाव में भी जो है सुमित्रा कासदेकर कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, तो उनकी जीत का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो क्या आकलन आ रहा है आपका इस मतदान खत्म होने के बाद की जो स्थितियां हैं, जो आपकी आज दिन भर बात होती रही, उसके बाद क्या आकलन आ रहा है आपका? अरविंद जी, नेपानगर की जहां तक हम बात करते हैं कि ट्राइबल बेल्ट कहलाता है, और पिछला चुनाव भी हम देखेंगे तो मंजू दादू बहुत कम अंतर से यहाँ पर हारी थी। गोपी कृष्ण नेमा जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्हें यहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था, और कई बड़े दिग्गज, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो, नंद कुमार सिंह चौहान हो, अर्चना चिटनीस हो, कैलाश विजयवर्गीय, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न थी ये सीट, वो हो, सब वहां पर पूरी जी जान से जुटे रहे। सबसे बड़ी बात, यहाँ चुनाव ने टर्न लिया आइटम वाले बयान से, क्योंकि सुमित्रा कासडेकर एक महिला है, और यहाँ उनको जो चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशन पटेल तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर कांग्रेस के पास, अरविंद जी, जो हमको समझ में आई बात, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। रामकिशन लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं, लोगों से मिल रहे, जुल रहे, लेकिन उनके अंदर वो मैग्नेटिक पावर नजर नहीं आई। रामकिशन की जब उम्मीदवारी घोषित हुई ना आशीष, तब भी बड़ा विरोध हुआ था, और अंतर सिंह बर्डे और ये जो दूसरे नेता, इन्होंने कहा था कि पार्टी इस दौर में, मतलब वो जो बात मैंने आपको सुहासरा को लेकर कही ना, कि सुहासरा के उम्मीदवार को चयन को लेकर भी कहीं न कहीं वो हुआ है, उसी तरह से नेपानगर के उम्मीदवार को लेकर। लेकिन नेपानगर में एक बात और है, यहाँ पे अरुण यादव की भी, क्योंकि अरुण यादव का पुराना संसदीय क्षेत्र है, अरुण यादव की प्रतिष्ठा दांव पर रही। दूसरा ये कि बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, जो भले ही
घोषित तौर पर भाजपा को समर्थन देने की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी और आपके पास इसकी पुख्ता जानकारी होगी कि शेरा ने इस चुनाव के दौर में रामकिशन पटेल के लिए काम किया। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने भी कहीं कमी बाकी नहीं रखी। हामिद काजी पुराने जो विधायक है, वहां के तमाम सारे जो लोग हैं वो पूरे जुटे रहे, लेकिन महिला और पुरुष होना, और जो मैंने आपसे कहा कि जो एक आइटम वाली जो बात आई थी, तो सुमित्रा कालदेकर ने एक तो उसको कैंपेन बनाया कि आज चूंकि एक दलित महिला के साथ अगर इस तरह की सोच कांग्रेस पार्टी रखती, फिर उन्होंने कहा कि 15 महीने में वे कई बार नेपाल नगर के विकास के खासतौर पर अस्पताल, जिसकी सौगात शिवराज सिंह चौहान ने 3 महीने में स्वीकृत कर दी थी वहां पे, और उनको एक नवाजा, मंत्री पद से भी उनको नवाजने की कोशिश की, और वहां पर तमाम विकास के कामों की, ग्रामीण इलाका नेपा मिला बंद हो चुकी है, नेपा नगर में कुछ है नहीं, केले की खेती वहां पर होती है लेकिन सड़कों की हालत खराब है। तो ऐसे तमाम रोजगार एक वहां पर मुद्दा नजर आया। दूसरी बात, किसानों, खेती किसानी की अगर हम बात करते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फायदा मिला है, कर्ज माफी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते कि 2 लाख का कर्ज माफ हो गया है। मोटे तौर पर हम आशीष ये मान सकते हैं, सुमित्रा कालदेकर के पक्ष में हमको माहौल नजर आया। मोटे तौर पर मान सकते हैं कि यहाँ चुनाव ने अंतिम 3-4 दिन में, और विशेषकर कमलनाथ ने जो इमरती देवी को लेकर कहा, उसके बाद यहाँ के चुनाव ने टर्न लिया। हालांकि हम ये मान रहे हैं कि नेपाल नगर का मुकाबला कांटा जोड़ है, लेकिन इस कांटा जोड़ मुकाबले में कहीं ना कहीं सुमित्रा कालदेकर भारी नजर आती है। आशीष, आखिरी में बात करते हैं आगर की। आगर पर सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ कोई मुद्दा नहीं, टिकाऊ बनाम बिकाऊ मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मनोहर ऊंटवाल के निधन से चुनाव हो रहा है। क्या लगता है आपको, आगर का जो अभी हमारे पास आंकड़ा रहा, 5% मतदान का परसेंटेज बढ़ गया, और ये कहा जा रहा था कि आगर में कोई सहानुभूति वाला मामला नहीं है, तो आगर को लेकर क्या मानते हैं आप? ये सारी स्थितियों में आप जो है, आप क्या, आपका अंतिम आकलन क्या आ रहा है आगर को लेकर? आगर में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर की, तो आप देख सकते हैं जीत का अंतर पिछली बार का है वो 2490 का, इसके पहले लगभग 20,000 प्लस की लीड वहां हुआ करती थी। तो इस लीड को विपिन वानखेड़े ने यहाँ पर कम किया है। पिछले 7 साल से वो लगातार आगर क्षेत्र में सक्रिय हैं। दिग्विजय सिंह गुट के वो माने जाते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहा अरविंद जी की, जब 15 महीनों की सरकार थी कमलनाथ जी की, तो जयवर्धन सिंह वहां के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, और उस दौरान इसका पूरा फायदा, चूंकि मनोहर ऊंटवाल जी का निधन होने से वो सीट रिक्त हुई, तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने जो पिछले 15 महीनों में काम किया है, युवा है, मनोज ऊंटवाल भी अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनमें भी एक आत्मविश्वास है। लेकिन यहाँ पर जो विपिन वानखेड़े ने पिछले 7 सालों में कमाया है, जिस तरह से वहां पर दिग्विजय सिंह, मतलब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करके जो अपना एक आधार पुख्ता किया, वो उनके बड़ौद और कानड़ 2 बड़े नगर पंचायत क्षेत्र हैं अरविंद जी वहां पर, और वहां पर भी तीनों गुट समानांतर काम करता है। सज्जन वर्मा का गुट अलग है, अरुण यादव का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का, लेकिन इन तीनों गुट ने मिलकर एक सूत्र वाक्य लगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो जिस तरह से, चाहे वो दुर्गा प्रसाद पालीवाल की हम बात करें या अन्य नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के वहां लीडरशिप है, सकारात्मक पक्ष ये भी हो रहा है कि सुसनेर के विधायक, अगर विधानसभा क्षेत्र में भी राजपूत मतों का समीकरण बड़ा तगड़ा है, और सुसनेर के विधायक राणा विक्रम सिंह जो है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने वहां खुल के कैंपेन की विपिन वानखेड़े के लिए। आगर को लेकर मैं आपको 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि आगर का भी इतिहास, आगर में भी ज्यादातर बाहरी लोगों को जीत मिली है। आगर में ज्यादातर मौकों पर, चाहे वो जनसंघ का जमाना हो, जनसंघ को, जनता पार्टी को और भाजपा को ही जीत मिली। दूसरी बात, आगर को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह इस चुनाव में जो मुझे समझ में आ रहा है कि मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज ऊंटवाल को मैदान में इसलिए उतारा था कि कहीं ना कहीं मनोहर ऊंटवाल के निधन से जो सहानुभूति उपजी उसका फायदा ले, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे कैंपेन में कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि एक तो मनोहर ऊंटवाल बाहर के थे, अब आलोट से आकर वो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों बार उपचुनाव हुए। उनके आगर के जो प्रभावशाली नेता थे, चाहे वो लालजी राम मालवी हो, गोपाल परमार हो, इनसे संबंध कभी मधुर नहीं रहे, उनके संबंधों में हमेशा कटुता रही, और वो लोग हमेशा मनोहर ऊंटवाल की खिलाफत करते रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, दोनों बार उनकी खिलाफत होती रही। अभी जी एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, रेखा रत्नाकर जो विधायक रह चुके, उनका भी बड़ा, उनको भी टिकट की काफी उम्मीदवारी थी। ये जो सारी स्थितियां दिख रही है, उसमें लोग कह रहे हैं कि मनोज ऊंटवाल की जगह यदि रत्नाकर मैदान में होती तो बड़ी स्थिति, एक तो सहानुभूति नहीं, दूसरा विपिन वानखेड़े पूरे समय सक्रिय रहे, और उसकी सक्रियता का, युवा है, उनकी सक्रियता का फायदा मिल रहा है। उन्होंने जिन लोगों की अपने से गिले शिकवे थे, राजी नाराजी थी, वो सब दूर की। तो आगर में भी मतलब एक स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी इस परंपरागत सीट को, जो चुनाव में आखिरी 10-5 दिन में कांग्रेस ने पूरी ताकत जो कि, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं की बात सामने आई, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि चुनावी समीकरण यहां भी गड़बड़ा जाए और विपिन वानखेड़े अपनी मेहनत में सफल होते दिखे। मालवा निमाड़ पर सबकी निगाहें हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी को लेकर बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत
मालवा निमाड़ क्षेत्र में झोंक दी। पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा फोकस मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर रहा, क्योंकि पार्टी का ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रखने में, हालांकि पिछले चुनाव में मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह विफल रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभा सकते। कांग्रेस ने यहां भी कोई कसर बाकी नहीं रखी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो पुरानी स्थितियां थी उन स्थितियों को यदि हम बरकरार रखने में सफल हो गए, टिकाऊ बनाम बिकाऊ का मुद्दा जो कांग्रेस ने काफी हद तक चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसको आधार बनाकर कांग्रेस की पूरी कोशिश रही कि हम मालवा निमाड़ में अच्छी सफलता प्राप्त करें। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 10 नवंबर को ही खुलासा होगा, लेकिन मालवा निमाड़ की सीटों के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। देखते रहिए डीजियाना न्यूज, खबरों का ये सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।